हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, आज का जो टॉपिक है, आज मैं आपको इतनी सारी बातें इस टॉपिक में बताने वाली हूँ और ये इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, जो आपको इस वीडियो के अंत तक रियलाइज़ हो जाएगा। बच्चों, अब आपका महीना जो नवंबर का है वो आधा कंप्लीट हो चुका है। दिसंबर तक का ही टोटल टाइम है आपके पास। दिसंबर के बाद से दिसंबर जनवरी थोड़ा प्री बोर्ड में भी बच्चे फंसे रहते हैं और फरवरी से आपका मेन एग्ज़ाम है। प्लस आपका इसी में प्रैक्टिकल रहता है और भी प्रोजेक्ट वगैरह भी बनाना रहता है। मतलब कि अब देखा जाए तो टाइम बहुत लिमिटेड है और इस लिमिटेड टाइम में आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी है, तब जो है वो आपका एक जो ड्रीम है ना 95 प्लस वो स्कोर करने का कंप्लीट हो पाएगा। बच्चों, सबसे पहली बात कि ऐसे सभी बच्चे जिन्होंने अभी तक थोड़ी बहुत पढ़ाई की है, चलिए उनके लिए तो ठीक है कि उन्होंने कुछ कर रखी है, लेकिन अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, ठीक है बच्चों, आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट हो, आपने 12th में केमिस्ट्री ली और आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो आज की इस वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट्स या पॉइंट्स जो हैं केमिस्ट्री के उसको पूरा कवर करवा दूंगी। और अगर इसको आप पढ़ लोगे तो निश्चित है, अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो ये आपका बहुत कुछ हो जाएगा। मतलब कि पेपर इसी से बन के आता है। जो आपका 90% होता है वो हर साल यही पेपर ही रिपीट करता है। ऐसे कुछ टॉपिक्स होते हैं बच्चों जो हर साल एग्जाम में रिपीट किए जाते हैं। तो आपका अप्रोच क्या होना चाहिए कि उन्हीं रिपीटेड प्रश्नों को मन लगा करके पढ़ ले। ठीक है, उन्हीं रिपीटेड प्रश्नों को मन लगा करके पढ़ ले, अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो। और अगर आप पढ़ रहे हैं, रेगुलर बेसिस पे पढ़ते हैं, तो फिर आप पढ़ते रहिए बच्चे। आप अच्छा काम किए हैं, अच्छी बात है, लेकिन आप भी इन रिपीटेड क्वेश्चंस को मत छोड़िए। ठीक है, आप भी इनको पढ़ते रहिए। इससे क्या होगा कि जो आप पढ़ रहे हैं उसकी तैयारी तो पक्की होगी ही होगी, लेकिन साथ में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो सच में एग्जाम में आने वाले वो आपके बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो जाएंगे। और बच्चों, ऐसे बच्चे लोग जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है या अभी तक वो किसी कारणवश नहीं पढ़ पाए या टाइम टेबल नहीं बन पाया है, पढ़ाई नहीं हो पाई है, स्कूल कोचिंग के एक होता ही नहीं है कि टाइम मैनेजमेंट में ही फलस करके रह गए हैं कि अरे ये टाइम पे स्कूल का काम, उस टाइम पे कोचिंग का काम, ऐसे काम वैसे काम, तो उन सभी बच्चों को ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। अगर बच्चों आप लोगों ने अभी तक एक भी टॉपिक, एक भी चैप्टर कंप्लीट नहीं किया है, तो आप इन्हीं टॉपिक्स को पढ़ लो, आपका मोस्ट पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। चलिए तो अब बात कर लेते हैं ऐसे कौन कौन से टॉपिक हैं जिनको आपको सच में पढ़ लेना चाहिए। तो केमिस्ट्री बच्चों देखो, कई हिसाब से प्रश्न आते हैं, आंकिक प्रश्न आते हैं, टिप्पणियाँ आती हैं टिप्पणी करके लिखने को, फिर आपका आता है रिएक्शन की कैसे प्राप्त होगा, या फिर एक आता है कारण सहित स्पष्ट करें, या फिर एक होता है ना इस टाइप के, मतलब इसी टाइप के प्रश्न आपके बनते हैं। तो उसी टाइप के प्रश्नों से मैं शुरुआत करने जा रही हूँ। सबसे पहले आंकिक प्रश्नों के बारे में, न्यूमेरिकल कहाँ से उठते हैं, किस चैप्टर से आपके न्यूमेरिकल उठते हैं। ठीक, तो सबसे पहला चैप्टर बच्चों आपका जो फिजिकल केमिस्ट्री का ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट वाला होता है, क्रिस्टल जालक या घनत्व, वो आपको पढ़ लेना है। ये टॉपिक एकदम अच्छे से पढ़ लेना है। फिर देखिए सॉल्यूशन जो है सबसे पहला चैप्टर है। ठीक, उसमें आपका मोलरता, मोललता, मोल प्रभाज और नार्मलता, ठीक है, ये नार्मलता लिखा हुआ है। तो ये जितने भी टॉपिक हैं सब पे जो है प्रश्न आता है कि 100 ग्राम ग्लूकोज की इतने विलियन में मोलरता क्या होगी। ठीक है, तो मोलरता भी पूछ लेगा, मोललता भी पूछ लेता है, मोल प्रभाज पूछ लेता है और नॉर्मलता, ये सब का जो फॉर्मूला है और साथ ही साथ इनका डेफिनेशन और क्या चीज़ बच्चों, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स, आंकिक प्रश्न। आंकिक प्रश्न आपके 3 मार्क्स के ज़रूर आते हैं और शॉर्ट में पूछे जाएंगे तो 2 मार्क्स के, और कभी कभी जब बहुत ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन रहता है तो वो 1 मार्क्स का कंफर्म रहता है कि आएगा ही आएगा। और आंकिक प्रश्न ऐसे हैं बच्चे कि अगर आपने सही किया है जवाब, आप सही लिख रहे हो, तो कोई नंबर आपका नहीं काट सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्या है, मोलल उन्नयन स्थिरांक या मोलल
अवनमन स्थिरांक, ये भी, इस पे भी प्रश्न बनते हैं, हर साल प्रश्न बनते हैं। मोलर उन्नयन स्थिरांक और अवनमन स्थिरांक ज्ञात करने का, इसको भी आपको पढ़ना है। फिर देखिए विद्युत वाहक बल श्रेणी, विद्युत वाहक बल जो होता है उसमें अपचयन विभव के माध्यम से उसको एक श्रेणी बनाई जाती है ना, मानक अपचयन विभव, तो उसमें विद्युत वाहक बल निकाला जाता है रासायनिक समीकरणों का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल हर साल पूछता है, 1 नंबर का एमसीक्यू पूछ लेगा, 3 नंबर का, 1 नंबर के एमसीक्यू से लेकर के 3 नंबर के न्यूमेरिकल तक के क्वेश्चंस विद्युत वाहक बल श्रेणी से पूछे जाते हैं बच्चों, ठीक। फिर अगला प्रश्न आपका कैसे बनता है, नर्स्ट इक्वेशन से बनता है, हर साल पूछता है, नर्स्ट इक्वेशन पे बेस्ड कोई न्यूमेरिकल दे देगा और आपको उसको सॉल्व करना होगा, तो ये टॉपिक। फिर देखिए बच्चों ये वाला जो है मैंने न्यूमेरिकल में आगे प्रश्न लिखा, अर्धायुकाल तथा अभिक्रिया दर समीकरण। अर्धायुकाल मतलब कि टी हाफ, ठीक है, टी हाफ, और अभिक्रिया की दर यानी dx बाई dt, इसमें जो रिलेशन होता है इस पे भी न्यूमेरिकल पूछा जाता है, ठीक। अब न्यूमेरिकल ये किस चैप्टर का है, तो रासायनिक बलगतिकी चैप्टर का है, केमिकल काइनेटिक्स, जो आपको होता नहीं है प्रथम कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसमें अभिक्रिया दर, अभिक्रिया वेग जो होता है ना, उस पर प्रश्न तो निश्चित पूछा जाता है। जैसे जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है उसके लिए dx बाई dt का मान क्या होता है, 2.303 बाई टी log 10 a अपॉन a माइनस एक्स, ठीक है। तो ये इसी समीकरण पे आधारित वो न्यूमेरिकल पूछ लेगा। या फिर शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए क्या होता है, तो dx बाई dt अपॉन x बाई t। तो उसी तरीके से सारे मतलब जितने भी आपके बनते हैं अभिक्रिया दर और अर्धायुकाल में संबंध, वो उस पे बेस्ड न्यूमेरिकल हर साल पूछे जाते हैं, उस पे बेस्ड न्यूमेरिकल कंफर्म रहते हैं बच्चों की आएंगे ही आएंगे। तो यहाँ तक के सारे टॉपिक्स आपको समझ में आ गए कि यहाँ तक के टॉपिक्स में आपको न्यूमेरिकल प्रिपेयर करना है, क्योंकि एक न्यूमेरिकल यहाँ से आपका जरूर उठेगा, ठीक है। ये बच्चों इतना याद रखें, मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रही हूँ कि मतलब अगर आपने अभी तक भी कुछ नहीं पढ़ा है तो कम से कम इनको पढ़ लो बच्चों, इनको पढ़ लो, अपना साल मत बर्बाद करो। इस टॉपिक को पढ़ करके आप अच्छे, ऐसा नहीं है कि 100 में 33 आएगा या 35 आएगा, नहीं, अगर आप इतना टॉपिक भी मन से पढ़ के जा रहे हो, एक होता है ना मन से पढ़ के जाना, अगर आप इतने टॉपिक में भी आप 100% तैयारी करके जा रहे हो अपनी, तो मैं लिख के दे रही हूँ कि 85 प्लस ही रहेगा आपका, ठीक है। मान लो आपने अभी तक कोई पढ़ाई नहीं की है, ठीक, अभी तक आप कुछ भी नहीं पढ़ पाए हो, तो 85 प्लस से 90 तक के रेंज में आपका नंबर आ जाएगा। सोचिए आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, एकदम कॉपी नहीं छुए, और अभी से भी पढ़ के अगर आप अभी तक भी घूम रहे थे और त्योहार मना रहे थे और सब कुछ कर रहे थे, लेकिन आप अगर यही दिवाली से प्रण कर लें कि नहीं हमको पढ़ना ही पढ़ना, और ये सारे टॉपिक्स जो मैं बता रही हूँ उसको आप एकदम मन लगा के तैयार कर ले और आप 90 तक स्कोर कर ले, तो कम है क्या, बिल्कुल कम नहीं है, बहुत है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि आपको टॉपिक क्या क्या मिले, मतलब टॉपिक कौन कौन से आपको प्रिपेयर कर लेने चाहिए। तो देखिए ब्राउनी गति, टिंडल इफेक्ट, अपोहन, स्पंदन, और आगे वो नेक्स्ट पेज पे मैं बता रही हूँ, पहले इन चारों के बारे में बात कर लेती हूँ। ब्राउनियन गति या ब्राउनी गति बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चों, उत्प्रेरक वाले चैप्टर का है, ठीक है। टिंडल इफेक्ट जो एक नहीं टिंडल शंकु बन जाता है, वो वाला टिंडल प्रभाव। फिर आपका अपोहन, स्कंदन, ये सब ऐसे पॉइंट्स हैं जो 2-2 नंबर 3-3 नंबर में फिक्स रहते हैं कि आएंगे। इतना जानिए बच्चों 7 सेट बनते हैं यूपी बोर्ड की परीक्षा में, कितने, 7 सेट, और हर एक सेट में ऐसे एक एक पॉइंट छितरा दिए जाते हैं कि हाँ इस सेट के लिए ये पॉइंट है, इस सेट के लिए ये पॉइंट है। बोला ना मैंने, कुछ पॉइंट एकदम फिक्स होते हैं कि आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, और ये चारों पॉइंट्स उन्हीं में से एक होते हैं। बढ़ते हैं अगले पॉइंट्स की तरफ। बच्चों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ टॉप 50 स्टूडेंट बैच के बारे में। ये सब चीज़ें जो भी मैं आपको बता रही हूँ ये आपकी केमिस्ट्री के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन अगर आपने अभी तक मैथ्स में कुछ भी पढ़ाई नहीं किया है तो आप ज़रूर से ज़रूर हमारे टॉप 50 स्टूडेंट बैच को ज्वाइन करिए। इसमें मिलने वाले बेनिफिट जो हैं आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, और अगर आप बैच ज्वाइन करना चाहते हैं या कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, आप ज़रूर इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करिए, आपको सारी इन्फॉर्मेशन इस बैच की मिलेगी। और जो बच्चे सच में
अभी तक कुछ भी नहीं प्रिपेयर कर पाए मैथ्स में, ज़रूर से ज़रूर आप कांटेक्ट करिए, आप ज़रूर इस एग्ज़ाम को पास कर ले जाएंगे और वो भी अच्छे मार्क्स के साथ। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे केमिस्ट्री के टॉपिक्स के साथ, जिसको हमने पढ़ा है। पिछले 4 टॉपिक्स हमने पढ़े ना, टिंडल इफेक्ट हो गया, ब्राउनियन इफेक्ट हो गया, ब्राउनी गति हो गया, स्कंदन हो गया। ठीक, तो उसके बाद क्या है, पेप्टिकरण है, स्वर्ण संख्या है, प्रथम शून्य द्वितीय तृतीय कोटि की अभिक्रिया की परिभाषा पूछ लेता है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या होती है, शून्य कोटि अभिक्रिया के क्या लक्षण होते हैं। तो ये जो टॉपिक है हमेशा, मतलब इस टॉपिक, ये वाला जो है कोटि की अभिक्रिया वाला, ये आपका जरूर पूछता है। फिर अभिक्रिया की आणविकता क्या होती है और ग्लूकोज की संरचना। ग्लूकोज वाला जो है आपका कार्बोहाइड्रेट चैप्टर का है। ठीक है बच्चों, कार्बोहाइड्रेट चैप्टर का है। तो जो कार्बोहाइड्रेट चैप्टर है उसमें बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट के क्या प्रकार होते हैं, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड। उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका ग्लूकोज की संरचना भी है। एक उसका रिंग स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, और एक उसका ओपन स्ट्रक्चर होता है। तो दोनों स्ट्रक्चर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर बच्चों यहाँ तक की पॉइंट्स तो आपने इंपॉर्टेंट देख ली। अब कुछ कुछ एक होता नहीं है इंडस्ट्रियल वाला जो प्रोसेस होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इंडस्ट्री विधि द्वारा निर्माण। जैसे रासायनिक एक होता है लैब मेथड में निर्माण, मतलब प्रयोगशाला में, और एक होता है औद्योगिक निर्माण। तो जो औद्योगिक निर्माण होता है उसमें भी कई इंपॉर्टेंट होते हैं जो कि हर साल एग्जाम में रिपीट किए जाते हैं, जिसमें आपका पहला होता है हैबर विधि द्वारा अमोनिया निर्माण। मतलब ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछा गया बच्चों, हर साल आपके एग्जाम में रिपीट किया जाता है हैबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण, हैबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण। तो इस साल भी इससे प्रश्न जरूर बनेगा, और अगर वो हैबर विधि करके नहीं बोलेगा तो उसका एक रिएक्शन दे देगा। मतलब कि जितने भी पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ बच्चों, अगर वो डायरेक्टली क्वेश्चन दे के नहीं पूछा है तो उसका रिएक्शन पूछ लेगा, या उसको एमसीक्यू में पूछ लेगा, या किसी के साथ कंपाइल करा के पूछ लेगा, लेकिन पूछेगा जरूर। ठीक, समझ में आ रहा है ना आपको? तो ये जितने भी पॉइंट्स मैं बता रही हूँ ये सब प्लीज़ आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि सारे के सारे पॉइंट्स मैंने पूरे के पूरे आपका जो होता नहीं है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उससे मिलाए हैं। फिर उसके बाद से मैंने जो क्वेश्चन बैंक्स होते हैं उनमें देखा है, उनमें मिलाया। फिर उसके बाद से चैप्टर को देखने के बाद मैंने जो एक होता है जो मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज ला सकती थी पूरा ओवरऑल मिला करके, वो मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। तो अगर अभी से भी जो बच्चे कुछ भी नहीं पढ़े वो इन टॉपिक्स को पढ़ के जा रहे हैं, तो बच्चों आप केमिस्ट्री में फेल नहीं होगे, आप अच्छे मार्क्स से पास हो जाओगे। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि 40-50 नंबर, आप 80+ स्कोर कर ले जाओगे। अगर ये इतना पॉइंट पढ़ लेगा तो 80-85 आपका कहीं नहीं गया। चलिए नेक्स्ट क्या है, डिकर विधि द्वारा क्लोरीन का निर्माण। ठीक, ओस्टवाल विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल या नाइट्रिक एसिड, फॉर्मेल्डिहाइड और डाई एथिल ईथर। फॉर्मेल्डिहाइड और डाई एथिल ईथर ये दोनों आपका किस में है, ये आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है, और ऊपर का जो है वो तीनों आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। ठीक है, चलिए मैंने ये भी बता दिया कि ये ऑर्गेनिक है, ये इनऑर्गेनिक है। और हैबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण, इसीलिए देखिए मैंने इसको दूसरे कलर से लिखा है। क्यों? क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये प्रयोगशाला विधि और औद्योगिक विधि में, औद्योगिक विधि जो एक होती है हैबर विधि, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको जरूर सबसे पहले इसी को तैयार करिएगा। ठीक है, अब बच्चों यहाँ तक की चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी कि क्या पढ़ना है। हमने क्या क्या बात की कि आंकिक प्रश्न कहाँ से आते हैं, ठीक है, एक टॉपिक वहाँ कवर हुआ। फिर हमने क्या बात किया कि जो संक्षिप्त में टिप्पणी लिखने को आता है वो किस किस पे आता है, एक टॉपिक वो भी कवर हो गया। फिर अब हमने क्या बात किया, जो औद्योगिक विधि होती है उससे निर्माण जो होता है यौगिकों का, उसके बारे में बात कर लिया। अब बच्चों जो आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है उसमें होते हैं कुछ नेम्ड रिएक्शन। क्या होते हैं बच्चों? नेम्ड रिएक्शन। ठीक है, जैसे रिएक्शन हो रहा है तो उसका कुछ नाम होगा, स्पेशल नाम के द्वारा उस वो रिएक्शन फेमस होता है। जैसे कि आपने सुना होगा वुड्स फिटिगर प्रक्रिया, ये आपका हेलो अल्केन और हेलो अरीन चैप्टर का है। वुड्स फिटिगर प्रक्रिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछता है। और अगर वुड्स फिटिगर प्रक्रिया नहीं पूछेगा तो उस वही रिएक्शन दे देगा और बोल देगा कि कैसे प्राप्त करेंगे, या इसको पूर्ण, इस अभिक्रिया को पूर्ण करिए, मतलब कि जरूर पूछता है। तो अब बात करने वाली हूँ मैं ऐसे इंपॉर्टेंट नेम्ड रिएक्शन के बारे में जो आपके लगातार रिपीट होते रहते हैं। आप भी इसको जरूर याद कर लीजिए। ठीक है, इसमें मैंने पहला देखिए लिया हुआ है
माने वुड्स अभिक्रिया, फिर एल्डोल संघनन, फिर फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, कैनिजारो अभिक्रिया और रीमर टीमन अभिक्रिया। वुड्स अभिक्रिया पे मैंने एक डिटेल लेक्चर भी बनाया हुआ है, उसको आप देख सकते हैं। और वुड्स अभिक्रिया का ये पांचों जो इंपॉर्टेंट नाम वाले अभिक्रिया है ना, इन सब पे मेरा एक वीडियो पड़ा हुआ है, वहां पे आप जाएंगे, ये पांचों का मैंने रिएक्शन दिया हुआ है, पांचों को मैंने समझाया हुआ है, आप जाइए उसको देख लीजिएगा। ये पांचों तो आपके तुरंत तैयार हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, ये नेम्ड रिएक्शन इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कि या तो ये नाम दे करके पूछ लेंगे, जैसे वुड्स अभिक्रिया, और वुड्स अभिक्रिया को हम लोग वुड्स फिटिक अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, तो या तो ये ऐसे पूछ लेंगे, या तो ये पूछ लेंगे कि ये अभिक्रिया इससे रिएक्ट करके क्या रिजल्ट देगा, या फिर इस अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए। मतलब कि ये पांचों में से प्रश्न जरूर बनेगा, आप इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा। ये मैंने किस चैप्टर का बताया, हेलो अल्केन और हेलो अरीन का, ये आपका उस एल्डिहाइड चैप्टर का है। ठीक है, इसी तरीके से सब आप देख लेंगे। फिर देखिए बच्चों, अगला बढ़ते हैं हम, कुछ जो नियम होते हैं ना, नियम जो आप पढ़ते हैं कि हाँ ये नियम वो नियम, उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, तो चलिए मैं उसके बारे में बात कर लेती हूँ, बता देती हूँ आपको। राउल्ट का नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। राउल्ट का नियम, हर साल इससे एक प्रश्न आपको जरूर जरूर मिलेगा। ठीक, फिर कोलराउश का नियम, कोलराउश का नियम, ठीक है, ये रहा है कोलराउश का नियम, इससे भी एक प्रश्न आपको जरूर मिलेगा। वैद्युत अपघटन का नियम, ठीक, वैद्युत अपघटन का नियम। फिर हार्डी सुल्जे का नियम, क्या ये हार्डी सुल्जे का नियम, तो ये नियम वाले कुछ थे जो हर साल रिपीट होते हैं, ये मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। ठीक, अब स्टूडेंट अगर आपने यहाँ तक ये वीडियो देखी हुई है तो अपने कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा मैम वॉचिंग, ऐसे WATCHING वॉचिंग लिख दीजिएगा, वॉचिंग मैम लिख दीजिएगा वहाँ पे। ठीक, कि मुझे पता चले कि मेरे इतने मेहनत करने पे कितने बच्चों ने इस मेहनत का लाभ उठाया है। और बच्चों एक और बात मैं आपसे बोलूँगी कि मैं जितने भी फेस वीडियो देती हूँ आप लोगों को बोर्ड पे पढ़ा करके, उसको ज़रूर देखा करिए, उसको ज़रूर देखा करिए। वो सब आपके इम्पॉर्टेंट सीरीज़ में से ही मैं लेकर के आती हूँ। अभी ये जितने भी क्वेश्चन मैं बताई हूँ ना, ये आप एक बार देख लीजिए, फिर से देख लीजिए, ये सब आपका हर साल पूछे गए क्वेश्चन में से है। तो आप लोग ये बताइए, अब आपका मंथ चल रहा है नवंबर, नवंबर ख़त्म हो चुका, नवंबर लगभग खत्म हो चुका, आधा मंथ तो खत्म ही है। नवंबर से दिसंबर और जनवरी यही टाइम बचा है बस। तो दिसंबर जनवरी में आपको प्री बोर्ड एग्जाम भी देने हैं। आपका जो प्रैक्टिकल एग्जाम है, केमिस्ट्री प्रैक्टिकल एग्जाम है, आपको इसका भी लिखना वगैरह होगा, फाइल होगा, फिर एक दो प्रोजेक्ट होता है, असाइनमेंट, मतलब वो स्कूल स्कूल वैरी करता है कि कैसा करवा रहे हैं लोग, वाइवा की भी प्रिपरेशन रहती है। तो आप ये बताइए फरवरी में आपकी तैयारी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, कैसे होगी। तो ज़रूरी ये है कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं आप उनको पढ़ते रहें, जो इम्पोर्टेंट है सिर्फ उन्हीं को भी पढ़ते रहेंगे बच्चों, तो आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। और ऐसे जो भी बच्चे जो अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं, कुछ, ठीक है, कुछ भी नहीं पढ़े हैं, आंख बंद करके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं बता रही हूँ बच्चों, उसको पढ़िए, जो मैं फेस वीडियो दे रही हूँ उसको पढ़िए, वहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर करिए। आपका पेपर ऐसा नहीं होगा कि आप एकदम होपलेस हो जाएंगे, एग्जाम में कुछ लिख के ही नहीं आ पाएंगे, आप ज़रूर लिख के आएंगे और अच्छे नंबर से पास होके दिखाएंगे। ठीक है, और फिर अब बात करते हैं बोनस पॉइंट की। तो बोनस पॉइंट ये है बच्चों कि आपको इतना सब जब आपसे हो जाए तो आप PYQ ज़रूर सॉल्व करिए। ठीक है, PYQ सॉल्व करिए और NCERT का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी आप पढ़ते रहिए। ठीक है बच्चों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और NCERT पूरा पढ़ने का अब टाइम नहीं है, लेकिन NCERT का जो क्वेश्चन एक्सरसाइज होता है ना, स्पेशली जो रिएक्शन वाला होता है, उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा। कभी कभी जो प्रश्न आपके आते हैं परीक्षा में डायरेक्ट NCERT से ही उठा करके दे दिए जाते हैं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं इसलिए कह रही हूँ ताकि आप उससे अपना एग्ज़ाम दे सको। ठीक, और क्वेश्चन बैंक्स, ताकि आपको क्वेश्चन की वैरायटी पता चले। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्वेश्चन बैंक और NCERT, ये तीन चीज आपको कवर करना है। और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कैसे कवर होगा, तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के लिए या इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के लिए कोई टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि वो कौन कवर करवाएगा, ये आपकी मैम कवर करवाएंगी, यानी कि ये मैं कवर करवाऊंगी। तो इसको आप मैम पे छोड़ दीजिए, आप बस ये तीनों चीज़ खुद से कर लीजिए।
ठीक। वैसे मैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताती हूँ ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और क्वेश्चन बैंक से ही होते हैं, और एनसीईआरटी के भी मैं क्वेश्चन बताती हूँ, मैं लिख देती हूँ ना एनसीईआरटी का है, तो वो तो मैं करवा ही रही हूँ, लेकिन आप घर पे प्रैक्टिस किससे करेंगे, तो घर पे प्रैक्टिस आप इन तीनों चीज़ों से करिए। ठीक है बच्चों, चलिए आपके एग्ज़ाम के लिए आप तैयारी करते रहिए, बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में, और तब तक के लिए ये क्या करना है आपको, ये सारे जो टॉपिक्स हैं, जितने भी मैंने टॉपिक्स बताए हैं, सबको आपको प्रिपेयर कर लेना है बच्चों। ठीक है, और टॉप 50 स्टूडेंट बैच मैथ स्टूडेंट्स के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।